एज फॉर हिंदी 1 to 1। देखिए 8 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से इनको करेंगे ट्रांसलेट और साथ में ये भी देखेंगे कि इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग जब इनको ट्रांसलेट करते हैं तो, या फिर जब इंग्लिश में बोल रहे होते हो तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम आपने करना है वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियोस देखना तो लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन और फिर इस टॉपिक का नाम। आज थोड़ी देर में आपके पास इन्फिनेटिव्स में मैं कवर कर चुका हूँ, पार्टिसिपल्स भी कवर कर चुका हूँ। आज हम कवर करेंगे जेरेंड्स भी। तो और ये सारा कुछ था पब्लिक डिमांड पर, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो उसी बेसिस पर वो आ रहा है। ऐसे ही आप भी अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। करते हैं शुरुआत। क्या तुमने उसे मना कर दिया? तो पहले देखेंगे कि लोग गलत इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहली चीज पॉजिटिव में बनाते हैं, यू डिनाइड हिम। तुमने उसे मना कर दिया, यू डिनाइड हिम। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि क्या तुमने उसे मना कर दिया, और यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं। तो एक काम करते हैं, डिड लगा लेते हैं शुरू में और वाई को स्मॉल कर लेते हैं। वाई का आई मीन यू का जो वाई है उसे कर लेते हैं स्मॉल। डिड यू डिनाइड हिम और फिर क्वेश्चन मार्क। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें एक एविडेंट एरर तो है ही है, विच इज डिड यू डिनाई होना चाहिए, डिड यू डिनाइड हिम क्यों होगा। बिल्कुल सही सुना, सोचा आपने। लेकिन इसके अलावा एक और मिस्टेक है। देखिए, जब कभी भी आप डिनाय वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो डिनाय किसी इंसान के लिए नहीं होता, किसी एक सर्विस के लिए होता है। तो डिड यू डिनाइड सर्विस टू हिम, अगर ये होता तो उस केस में ये सही होता। लेकिन अगर आप सीधा किसी इंसान को मना करने की बात कर रहे हैं तो उस केस में रिफ्यूज वुड बी अ बेटर टर्म टू यूज। डिड यू रिफ्यूज हिम। अब एक और चीज जो आपको ध्यान देने लायक है वो ये कि रिफ्यूज के बाद अगर आपने सीधा सीधा ऑब्जेक्ट या फिर नाउन का इस्तेमाल कर लिया जो कि ऑब्जेक्ट में आता है तो उस केस में आपको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी चीज आप मना कर रहे हैं, किसी इंसान को किसी सर्विस के लिए मना कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई भी चीज है जो वो डिमांड कर रहा था और आपने उसे मना कर दिया, तो उस केस में आप रिफ्यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहना हो कि उसने उत्तर देने से मना कर दिया तो आप कहेंगे ही रिफ्यूज्ड आंसर, वो गलत है, ही रिफ्यूज्ड टू आंसर। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने। एक और सवाल देखते हैं। अगर हमें कहना हो कि उसने यकीन करने से मना कर दिया तो आप कह सकते हैं शी रिफ्यूज्ड टू, और यकीन करने से के लिए आप कह सकते हैं बिलीव, ही शी रिफ्यूज टू बिलीव। ये दोनों ही चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही हैं और ये दोनों ही आपके इन्फिनेटिव्स भी हैं। तो एक बार आपका इन्फिनेटिव का भी रिवीजन हो गया यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान को मना करना है रिफ्यूज और इसके बाद सीधा सीधा उस इंसान का नाम या फिर उसका जो भी प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर किसी सर्विस या फिर किसी एक एक्शन के लिए मना किया गया हो तो उसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। उसने बहुत मेहनत की, ये वाला मैंने पहले भी कवर किया हुआ है और आप में से बहुत सारे लोगों से जब मैंने सवाल पूछा था तो आपने उसका आंसर भी बिल्कुल सही सही दिया था। तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसका मैं क्या करता हूँ, सिर्फ जो इनकरेक्ट वाला वर्जन है वो मैं लिख देता हूँ और उसके बेसिस पे आपको करना है क्या कि उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लिखना है। उसने बहुत मेहनत की, ही वर्कड हार्डली, ही वर्कड हार्डली। अब इसको कीजिए करेक्ट, क्योंकि इसका मतलब तो कुछ और ही निकल कर आ रहा है। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा वो आप डालिए कमेंट बॉक्स में। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। वह मेरे विचार से सहमत था, वह सहमत था, उसके लिए आप कह सकते हैं ही अग्रीड मेरे विचार से, सो ही अग्रीड टू माई ओपिनियन, ही अग्रीड टू माई ओपिनियन। अब यहाँ पर देखिए, जो एक खास बात है नोट करने वाली, खास तौर पे अग्री के साथ। अग्री अगर आप किसी इंसान के लिए कहते हैं या किसी के ओपिनियन के लिए कहते हैं, किसी के आइडियाज के लिए कहते हैं, तो उस केस में आप विथ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपने कहना चाहिए ही अग्रीड विथ माई ओपिनियन। अग्री के साथ टू का भी इस्तेमाल होता है वैसे, लेकिन वो किन केसेस में होता है, जब आप कभी किसी एक्शन या प्रपोजल, सेम रिफ्यूज वाला वाला केस है यहाँ भी। तो रिफ्यूज में तो खैर कोई प्रपोजिशन लगता ही नहीं है इंसान के लिए, लेकिन यहाँ विथ लग गया। और अगर किसी मान लीजिए एक्शन या प्रपोजल के लिए आप कहते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं वो उसने
सहमति जताई कि वो मेरी हेल्प करेगा, तो आप कह सकते हैं he agreed to help me। तो यहाँ पे agree के साथ to का इस्तेमाल सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर से वही वाला कि उसने प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो सहमत हो गया। सो he agreed to answer the question। he agreed to answer the question। अब इसमें भी जो एक्शन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया अग्री के ठीक बाद, तो इस वजह से ये सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन दोनों केसेस में अगर आप विद कहते तो फिर वो गलत होता, और यहाँ पर आपने टू कहा था, मतलब मैंने जैसा टू कहा था तो वो गलत था। तो आई होप अग्री में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज के बाद। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं कंटिन्यूस फॉर्म का सेंटेंस है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, और मेरी बात के लिए आप सीधा सीधा कह सकते हैं मी, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। अरे यू ए हो गया ये तो, यू आर। तो इसको अब क्योंकि इंटरोगेटिव है तो इसको हटाते हैं, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो अलग से डू डिड डज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, ये हो गया हमारा करेक्ट वर्जन। आई मीन अभी भी इनकरेक्ट है वैसे, लेकिन जो ट्रांसलेशन वाइज आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा सही ही तो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लग रहा है, तो इस वजह से आर यू अंडरस्टैंडिंग मी बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको। लेकिन चैलेंज क्या है, और ये मैं पहले भी कई बार कवर कर चुका हूं, आप लोगों के ध्यान के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जब कभी भी आप ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए लव हो गया, हेट हो गया, एनवी हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, बिलीव हो गया, तो ऐसे जो वर्ब्स हैं जो कि एक्शन की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो एक्शन के बदले एक भावना की बात करते हैं, एक थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, तो उनके साथ कभी भी आप कंटिन्यूस फॉर्म का टेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ग्रामेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे अंडरस्टैंडिंग एक वर्ड हो सकता है जरंड के तौर पे, मान लीजिए अगर मैं कहूं अंडरस्टैंडिंग दिस इशू इज इम्पॉर्टेंट, तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जेरेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। दिस इशू इज द मेन सब्जेक्ट, और इसको समझना जरूरी है, माफ कीजिएगा एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर ये सही है। सिमिलरली मान लीजिए अगर मुझे कहना हो कुछ ऐसा, लविंग यू इज माई ड्यूटी, हालांकि ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा अगर मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट जेनेरिकली कहूं, लेकिन ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि लविंग यू इज माय ड्यूटी, तो यहां पर ये सही है। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं आई एम लविंग यू, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। आइदर आप किसी को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप वो एक्शन इस टाइम पे कर रहे होते हैं। सो आई एम लविंग यू ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब ये सुनते ही यहाँ पे से बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर तो ये जो बर्गर वाला ब्रांड है उसका स्टेटमेंट जो टैगलाइन है वो तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जी हाँ, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन एक चीज होती है क्रिएटिव लिबर्टी। तो कई बार जब आप कुछ ऐसे टैग लाइन्स या जिंगल्स वगैरह लिखते हैं तो उनमें कुछ क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, तो हम उनको जज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आई एम लविंग यू ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली वो बर्गर वाले ब्रांड का टैगलाइन भी इनकरेक्ट है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग मी नहीं होगा, यहाँ पर आपने इसे सिंपल सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो टेंस इस्तेमाल होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट, तो आप कहेंगे डू यू अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मी। फिर आता है वह जल्दी ही वापस आ जाएगा, इसका भी इनकरेक्ट वर्जन पहले लिख लेते हैं। ही विल आ जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं सेंटेंस को। ही विल वापस आ जाएगा, सो रिटर्न बैक, और जल्दी ही सून, ही विल रिटर्न बैक सून। अब देखिए इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो कह सकते हैं ही विल रिटर्न सून, या फिर आप कह सकते हैं ही विल कम बैक सून। ये दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन इसकी जब खिचड़ी बना देते हैं हम और कहते हैं रिटर्न बैक, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि रिटर्न अपने आप में इसका मतलब ही होता है वापस आना। अरे रिटर्न
में मैंने रिट्यून लिख दिया है। सो ही विल रिटर्न बैक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसका प्लीज इस्तेमाल मत कीजिएगा। इससे मिलते जुलते कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे रिवर्ट बैक या फिर रिप्लाई बैक। तो इनका भी इस्तेमाल नहीं होता। रिप्लाई का मतलब ही होता है उत्तर देना, तो वापस उत्तर देना कुछ ऐसा होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। या तो आप कहिए राइट बैक या फिर कहिए रिप्लाई। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ही विल रिटर्न बैक सून इनकरेक्ट है, ही विल रिटर्न सून ये करेक्ट है, या फिर ही विल कम बैक सून। यह जगह जगह मुझे बचपन की याद दिलाती है। यह जगह, दिस प्लेस। अब देखिए, याद दिलाना के लिए तो आप में से बहुत सारे लोग सिवाय बोलेंगे अच्छा रिमेंबर, और दिस प्लेस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रिमेंबर्स मी, मुझे बचपन की याद, ऑफ माय चाइल्डहुड। चाइल्डहुड भी कह सकते हैं आप, चाहे तो चाइल्डहुड डेज भी कह सकते हैं। यह जगह मुझे मुझे बचपन की याद दिलाती है, दिस प्लेस रिमेंबर्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड। अब इसमें देखिए, अच्छा नहीं, रिमेंबर्स मी, इसमें एक और जो इनएक्यूरेसी होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस प्लेस रिमेंबर्स मी अबाउट माय चाइल्डहुड। तो अब इसका जो करेक्ट वर्जन है वो लिखते हैं। देखिए, रिमेंबर का मतलब होता है खुद याद करना। तो अगर आप कहते हैं आई रिमेंबर, अरे आई रिमेंबर मीटिंग यू, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे याद है कि मैं तुमसे मिला हूं। आई रिमेंबर मीटिंग यू, मुझे याद है कि मैं तुमसे मिला हूं। तो यहां पर आप खुद ये एक्शन के बारे में बता रहे हैं, आपको खुद याद है। तो ऐसे में रिमेंबर का मतलब तो खुद याद करना हो गया, लेकिन कोई और चीज अगर आपको याद दिलाती है तो उसके लिए आप रिमाइंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दिस हेल्प्स, दिस प्लेस रिमाइंड्स मी अबाउट माय चाइल्डहुड। एक और इनएक्यूरेसी, रिमाइंड के साथ आप कभी भी अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते, आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड। फिर आता है क्या आपने आज अखबार पढ़ा। तो इसके लिए आप कह सकते हैं डिड डिड यू रीड, क्या आपने पढ़ा, डिड यू रीड। ये तो, इसमें तो कोई मिस्टेक है नहीं। आज अखबार, द न्यूज़पेपर, डिड यू रीड द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे, क्वेश्चन मार्क। ये आई एम श्योर आप में से सारे के सारे ही इसका करेक्ट वर्जन समझ गए होंगे कि क्या होना चाहिए। डिड यू रीड द न्यूज़पेपर टुडे, या तो आप ये कहिए, या फिर अगर आप बहुत खास तौर पे कहना चाहते हैं कि आज का अखबार पढ़ा, तो आप कह सकते हैं डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर। तो ये दोनों सही है। डिड यू रीड द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वह मंच पर बहुत अच्छा बोल रहा था, वह बोल रहा था, ही वाज स्पीकिंग। बहुत अच्छा, अच्छा के लिए गुड कहते हैं, तो बहुत अच्छा के लिए हम कहेंगे वेरी गुड। और मंच पर, ऑन द स्टेज, ही वाज स्पीकिंग वेरी वेरी गुड ऑन द स्टेज। तो इसमें अब क्या मिस्टेक है, देखिए, वेरी गुड एक, आई मीन गुड एक डेफिनेटली एडजेक्टिव है, लेकिन जब आप गुड कहते हैं तो ये नाउन को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर वो कैसे बोल रहा था उसकी बात की जा रही है, तो जो एक्शन है उसको मॉडिफाई करने वाला हमें यहाँ पर कोई वर्ड चाहिए, कोई एडवर्ब चाहिए। तो आप यहाँ पर वेरी गुड को हटाइए और यहाँ पर वेरी वेल का इस्तेमाल कीजिए। वेरी वेल, ही वाज स्पीकिंग वेरी वेल ऑन द स्टेज, ही वाज स्पीकिंग वेरी वेल ऑन द स्टेज। तो ये हुआ, ये रहा हमारा आज का सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला वीडियो। जाने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट वर्जन लिखिए। कहाँ गया, उसने बहुत मेहनत की, ही वर्कड हार्डली, इसका क्या होगा करेक्ट वर्जन, वो डालिए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही अगर कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं वीडियोस देखना, तो लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, वो फिर इस टॉपिक का नाम। मिलते हैं जल्दी।